एक महिला जिस मुंह बोले भाई के लिए हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधा करती थी, वही भाई उस बहन का इतनी बेरहमी से कत्ल कर देगा, इतनी बेरहमी से उसको दर्दनाक मौत देगा, इस बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया था और वाकई में ये घटना अपने आप में बड़ी ही शर्मसार करने वाली है। और इस घटना का जब खुलासा होता है तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, हर तरफ लोग सड़कों पर उतारू हो जाते हैं और धरनाबाजी करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक भाई ने अपनी ही मुंह बोली बहन को मौत के घाट उतार दिया और उसे बुरी तरह से मार करके जमीन में दफना दिया था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली अनीता चौधरी की। उन्हीं के मुंह बोले भाई ने 26 अक्टूबर 2024 को उनके शरीर के 6 टुकड़े करके गिलंडर से काट करके इतनी बेरहमी से बोरी में बंद करके 10 फीट के गड्ढे में उन्हें दफना दिया। इतनी बेरहमी से उसने अपनी मुंह बोली बहन के लिए मौत के घाट उतार दिया। बताते हैं कि अनीता चौधरी सरदारपुरा थाना क्षेत्र में सी रोड पर अपनी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाया करती थी। उन्हीं के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन फारूकी अपनी ड्राई क्लीनर की भी दुकान चलाया करता था। अनीता का गुलामुद्दीन फारूकी का संपर्क एक दूसरे से था, लेकिन वो एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। अनीता चौधरी उसे भाई मानती थी और वो उसे बहन मानता था। बताया जाता है कि हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर अनीता चौधरी गुलामुद्दीन फारूकी को राखी भी बांधा करती थी, लेकिन एक दूसरे के घर आना जाना उनका लगा रहता था। कभी कोई फंक्शन पार्टी होती थी या कोई पर्व त्योहार होता था तो एक दूसरे को निमंत्रण भी करते थे और एक दूसरे के यहाँ आया जाया भी करते थे। इसी प्रकार से अनीता चौधरी लगभग 25 सालों से भाई बहन के रिश्ते में बंधी हुई थी और 25 वर्ष से वो दोनों लोग वहां दुकान चला रहे थे। समय के गुजरते ये जो गुलामुद्दीन फारूकी था ये जुए खेलने का बहुत बड़ा आदी था। बताया जाता है कि इस पर 12 लाख का कर्ज था और इसे चुकाने के लिए वो दर दर भटक रहा था और मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मेरा ये कर्ज चुक जाए, क्योंकि जुए में उस पर 12 लाख का कर्ज हो गया था। आपकी जानकारी को बता दें कि ये अनीता चौधरी जो थी ये ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक रखती थी। हर समय 2-2.5 लाख की ज्वेलरी हमेशा पहने रहती थी और अपनी ब्यूटी पार्लर दुकान पर जब आया करती थी तब भी ये ज्वेलरी पहनकर ही आया करती थी। जब एक दिन गुलामुद्दीन फारूकी की नजर अनीता चौधरी के गहनों पर पड़ती है तो वो अपनी पत्नी आबेदा परवीन से विचार करता है कि अनीता चौधरी बहुत सारा गहना पहन करके आती है, क्यों ना उसका गहना लूट लिया जाए और फिर हमारा कुछ कर्ज कम हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के प्री प्लान बनाते हैं, गुलामुद्दीन फारूकी और उसकी पत्नी आबेदा परवीन। जब दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं तो 26 अक्टूबर 2024 को बताते हैं कि अनीता चौधरी ने अपने पति मनमोहन चौधरी को करीबन दिन के 12 बजे फोन करके बात की थी आखिरी बार, और फिर 1:47 पर गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी को अपने घर बुलाया था। तभी अनीता चौधरी गुलामुद्दीन के जब घर पहुंचती हैं तो गुलामुद्दीन ने उन्हें शरबत में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके अनीता चौधरी को पीने को दिया था। इस वजह से उन्हें चक्कर आने लगे थे और वो बेहोश हो गई थी, और बेहोश होने का वो नाजायज फायदा उठाते हुए उनका गला दबाकर अनीता चौधरी की वो हत्या कर देता है। इधर तो वो हत्या करके उनका ठिकाना कहीं ढूंढ रहा था उन्हें दफन करने के लिए, और इधर जब शाम हो जाती है तो अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी अपनी पत्नी अनीता चौधरी को चारों तरफ ढूंढते हैं। उनका कहीं जब पता नहीं लगता तो 27 अक्टूबर 2024 को सरदारपुरा थाना में जाकर के वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज पुलिस कर लेती है और फिर अनीता चौधरी को चारों तरफ ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अनीता चौधरी कहीं पर भी बरामद नहीं होती। पुलिस काफी परेशान हो जाती है और पुलिस फिर वहीं जहां अनीता चौधरी अपनी दुकान चलाया करती थी सरदारपुरा थाना क्षेत्र के सी रोड पर अपनी ब्यूटी पार्लर की, वहीं पर एक लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है पुलिस। तब उसमें अनीता चौधरी एक ऑटो में बैठती हुई दिखाई देती हैं।
पुलिस उस ऑटो का नंबर कैमरे को जूम करके उससे निकालती है और उसी ऑटो वाले के एड्रेस पर पहुंच जाती है, ऑटो वाले के घर, और फिर उसे अपने साथ लेती है और फिर उससे पुलिस पूछताछ करती है कि ये वीडियो देखो और ये महिला जब तुम्हारे ऑटो में बैठी थी तो तुम इसे कहाँ लेकर के गए थे। वो ऑटो वाला पुलिस को जब लेकर के वहीं पहुंचता है जहां उसने अनीता चौधरी को छोड़ा था, तो पुलिस उस घर की जब इंक्वायरी करती है तो वह घर किसी और का नहीं निकलता है, वो घर उसी व्यक्ति का निकलता है जिसको अनीता चौधरी अपना मुंह भोला भाई कहती थी और उससे अच्छा संपर्क था उसके घर आने जाने का। वो कंगाना में स्थित था घर। अब पुलिस जब उस घर की जब तलाशी लेती है तो घर खाली था, उसमें कोई नहीं था, ताला पड़ा हुआ था। और फिर पुलिस एक्शन में आ जाती। आबेदा परवीन को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूछा जाता है, तब वो कुछ बताने के लिए राजी नहीं होती है। फिर पुलिस एक्शन में आती है और अपने स्तर से जब उससे पूछताछ करती है, शक्ति से जब पूछताछ करती है, तब वो सारे राज को उगल देती है और वो बताती है कि हमारे पति जो गुलाबुद्दीन फारूकी थे और अनीता चौधरी, इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता चला करता था और 25 साल से एक दूसरे से ये रिश्ता चला रहे थे। लेकिन हमारे पति में बहुत बड़ी कमी ये थी कि वो जुए के आदी थे और जुए में उन पर 12 लाख का कर्ज हो गया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए वो दर दर भटक रहे थे। लेकिन जब उनके समझ में कुछ नहीं आया, उन्होंने अनीता चौधरी के तन पर जो गहने देखे थे, क्योंकि अनीता चौधरी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक रखती थी, वो 2-3 लाख का मतलब जेवरात हमेशा पहने रहती थी। तब उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे मिलकर के अनीता चौधरी को घर बुलाया और उन्हें मारने का प्लान बना लिया, लूट करने का। तब अनीता चौधरी के लिए 26 अक्टूबर 2024 को फोन करके 1:47 पर फोन किया और अनीता चौधरी जब हमारे घर पर लगभग आ गई तो हमारे पति ने उन्हें शरबत में कुछ जहरीला पदार्थ मिला करके दिया, जिससे अनीता चौधरी बेहोश हो गई। और फिर बेहोशी में ही हमारे पति ने अनीता चौधरी की गला दबा करके हत्या की। फिर गिलेंडर ला करके उनके शरीर के 6 टुकड़े किए, गर्दन अलग की, हाथ पैर अलग किए, धड़ अलग किया और फिर बोरी में पैक कर दिया। उसी भी रात में 10 फीट गड्ढा खोदा और 10 फीट गड्ढा खोदने के बाद उसमें अनीता चौधरी के अलग अलग सबके टुकड़ों को बांध करके उस गड्ढे में दफना दिया। और ये भी बताया आबेदा परवीन ने, गुलाम की जो पत्नी थी, उसने बताया कि कई इत्र की शीशी लेकर के आए थे हमारे पति और उन्होंने उस बॉडी के ऊपर इत्र को छिड़का था, जिससे ये बॉडी गलेगी तो बदबू बाहर ना जाए, किसी को पता ना चले। इसी वजह से 10 फीट गड्ढा खोदा गया था। और गड्ढा खोदने के बाद में नाइट में हमारे पति ने अनीता चौधरी के शव को इसी में दफन कर दिया और दफन करने के बाद में फिर वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जब ये वाकया सुना तो पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क हो जाती है और फिर ये सूचना सोशल मीडिया पर छा जाती है, पूरे राजस्थान प्रदेश को हिला करके रख देती है। लोग ये जानकारी मिलने के बाद सड़कों पर उतारू हो जाते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगता है, नारेबाजी करने लगते हैं और इधर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ जाता है। और फिर उसके पति ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। एक तो गुलामुद्दीन फारूकी है, उसकी पत्नी आबेदा परवीन है और उसका एक और साथी है जिसका नाम तैयब अंसारी है। इन सभी के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और आरोपी गुलामुद्दीन तो फरार चल रहा है। पुलिस जगह जगह पर दबस दे रही है लेकिन उसकी कहीं इंक्वायरी नहीं मिल रही है और इन सभी के खिलाफ FIR हो चुकी है। और इधर हत्या के बाद आरोपी तो फरार है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है कि हम आपके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग करेंगे और जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे कठोर कारावास हो। पुलिस ने उसकी पत्नी और तैयब अंसारी को हिरासत में ले लिया है, उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अब आपकी क्या राय है कि ऐसे दरिंदे के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? हमारे ख्याल से तो ऐसे दरिंदे के लिए
ऐसे भेड़िए के लिए कठोर से कठोर कारावास होना चाहिए और इससे फांसी की सजा होनी चाहिए। यही राजस्थान प्रदेश के जो भी लोग सड़कों पर उतारू हैं, जगह जगह धरनेबाजी नारेबाजी कर रहे हैं, इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला करके झकझोर के रख दिया है और फिर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार भी इस में बड़ा एक्शन लेगी और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या सजा होनी चाहिए ऐसे कातिल के लिए? आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।